दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जमीन का खेल हम आपको दिखाएंगे। हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक सामान्य जमीन को जबरदस्ती खास महल जमीन बनाने की कोशिश हुई। आज हम आपको उसी अंचल यानी कि नामकुम अंचल क्षेत्र का एक और मामला दिखाते हैं। इस मामले में एक ऐसी जमीन जिसका नियमानुसार रजिस्ट्री ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो जमीन बैंक की जमीन है, पर अधिकारियों के प्रभाव में रजिस्ट्री हो जाती है। और रजिस्ट्री हुई भी तो उनके लिए जो खुद आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। तो क्या आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लिए नियम कानून अलग अलग होते हैं? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बात होगी। 25 एकड़ जमीन का सच क्या है? जिस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, कैसे हुई उस जमीन की रजिस्ट्री? आखिर कौन कौन है कुटियातू में जमीन के मालिक? कभी कुटियातू की पहचान रांची से सटे झारखंड के एक शांत गांव के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ कुटियातू ने भी ढेर सारे बदलाव देखे और अब भी बदलावों का दौर जारी है। आपको यकीन न हो तो आपको कुछ तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। ये माइलस्टोन न सिर्फ बताता है कि ये नामकुम का कुटियातू गांव है, बल्कि ये सबूत भी है कि कैसे इस कुटियातू गांव में 25 एकड़ जमीन की एक कहानी भी है। कैसे इस कुटियातू गांव में 25 एकड़ जमीन की एक कहानी भी है। ये बाउंड्री वॉल्स बता रही हैं कि यहाँ की जमीन बेची गई, पर कुछ सबूत ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि इन बाउंड्री वॉल्स को यहाँ होना नहीं चाहिए। इस जमीन की रजिस्ट्री गलत तरीके से हुई है। तो हुजूर, ये जल जंगल और जमीन का झारखंड है। इस जमीन की सच्चाई या तो ये समय जानता है, ये माइलस्टोन जानता है, या फिर न्यूज 11 भारत जानता है। न्यूज 11 भारत के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि कुटियातू में जमीन की खरीद फरोख्त अवैध तरीके से की गई। इसमें जमीन कारोबारियों के साथ ही साथ अंचल कार्यालय की भी भूमिका बेहद संदिग्ध है, जिसकी जांच होनी चाहिए। ये जमीन तो बैंक की थी, फिर इस जमीन को खरीदा कैसे गया? क्या झारखंड में एसआईटी चेहरा देखकर बनती है? क्या आईएएस आईपीएस या बड़े बिल्डर्स के लिए कानून अलग है? जिस जमीन को जब चाहा तब रोक दिया, जिस जमीन को जब चाहा तब बेच दिया, बिकवा दिया। झारखंड में जिस तरह से जमीन का अवैध हस्तांतरण का खेल चल रहा है, यदि इसे जल्द ही नहीं रोका गया तो एक दिन वह भी आएगा जब सरकार के पास विकास कार्यों के लिए थोड़ी भी जमीन नहीं बचेगी, और इसके बाद झारखंड के लोगों के पास हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 भारत, रांची। तो जमीन का खेल आप देख रहे हैं, और इस जमीन के खेल को समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाऊंगा मैं। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी आकाश के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों तक एक कहानी जो है, उस कहानी का पहुंचना बहुत जरूरी है। आकाश, इस कहानी को आप भी सुनिए, क्योंकि इस कहानी से बहुत कुछ जो हम बातचीत करने वाले हैं वो बातचीत जुड़ी हुई है। एक जमीन है 25 एकड़ की, जिसका मालिक है। तो 25 एकड़ इस जमीन के मालिक ने बैंक से एक लोन लिया। तो अब 25 एकड़ इस जमीन का मालिक ने जब लोन लिया तो वो लोन चुका नहीं पाया। अब जब वो लोन चुका नहीं पाया तो बैंक ने उसकी उस जमीन को नीलाम करने के लिए उससे ले लिया। बोला कि भाई आपने लोन चुकाया नहीं, तो अब ये जमीन हमारी हुई आपके लोन के एवज में। अब उस जमीन को नियम के अनुसार 12 साल तक किसी को रजिस्टर नहीं किया जा सकता। उस जमीन की रजिस्ट्री तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर उस जमीन की रजिस्ट्री हो नहीं सकती तो फिर 10वें साल में ही उस जमीन की रजिस्ट्री किसी अधिकारी के प्रभाव में कर दी जाती है। अब आप तय कीजिए कि क्या यह सही है। रजिस्ट्री करवाने वाले भी, जिनके नाम पर रजिस्ट्री होती है, वो भी अधिकारी हैं, और कई बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं। तो इस कहानी का मजमून अब क्या है वो आप समझ सकते हैं। पहली चीज, सबसे पहले हम आकाश के पास चलते हैं और इस कुटियातू की जमीन के सच को समझते हैं, सुनते हैं और इसे समझने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। आकाश,
कुटियातू की इस जमीन पर जब आप गए थे तो आपको वहां पर कई बंदूकधारी भी नजर आए, बंदूकधारी गार्ड्स। आखिर ऐसा क्या था कि इस जमीन की इतनी सुरक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? नामकू मंचल का खेल तो हम हमेशा से देख ही रहे हैं। आकाश। जी हाँ, देखिए इस जमीन पर फिलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार दीवारियों के अलावा जमीन के इस पूरे इतने बड़े भूभाग पर कहीं भी कुछ भी ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ चार दीवारियां खड़ी की गई हैं। इसके बावजूद वहां बंदूकधारियों को, राइफलधारियों को तैनात करके रखा गया है ताकि कोई उनकी जमीन की तस्वीर न ले, कोई उनकी जमीन का वीडियो न बना ले, क्योंकि यह जमीन जो है सभी जानते हैं कि किस तरह से परचेज की गई है। जैसा कि आपने खुद कहा कि जमीन बैंक की थी और बैंक ने जमीन मालिक से नीलामी में यह जमीन हासिल की थी, 25 एकड़ की प्लॉट, और 12 साल की अवधि से पहले न तो बैंक और न ही कोई दूसरा व्यक्ति इस जमीन की रजिस्ट्री कर सकता है। हालांकि चूंकि बैंक मालिक है तो बैंक ही इस जमीन को नीलाम कर सकता है, रजिस्ट्री कर सकता है, लेकिन 10वें साल में ही इस जमीन की तमाम बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी गई, जिसमें सिर्फ बिल्डर्स ही शामिल नहीं है बल्कि कई आईएएस अधिकारी हैं, कई आईपीएस अधिकारी हैं। और ये जो बंदूकधारियों की तैनाती की गई थी, इन्हीं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जमीन की रखवाली के लिए, ताकि न तो कोई वीडियो ले सके, न ही कोई फोटोग्राफी कर सके, क्योंकि ऐसा करने के बाद उनका काला सच सामने आ सकता है। अच्छा, बड़ी बात आकाश, बड़ी बात देखिए आप, बड़ी बात आप देखिए कि एक नॉर्मल सामान्य सी जमीन है, उस सामान्य सी जमीन को खास महल करने की कोशिश होती है। उस जमीन के लिए एसआईटी का गठन भी करने की बात होती है, एसआईटी गठित भी कर दी जाती है उस जमीन के लिए। क्या ये आईएएस आईपीएस अधिकारियों की यहां पर जमीन है तो इसके लिए एसआईटी गठित नहीं होगी? हमने सुना है कि भू राजस्व सचिव के सोन साहब बहुत ईमानदार हैं, तो इस जमीन की भी जांच उसी ईमानदारी और उसी शिद्दत से होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सोन साहब आप खुद जाइए और खुद जाकर के जांच कीजिए कि इस जमीन का खेल क्या है, आखिर कौन कौन से अधिकारियों की जमीन है। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी है तो गुरु सवाल तो आप पर उठेंगे, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप खुद जाकर के इस मामले की जांच करें। मैं तो बाकायदा रिक्वेस्ट करता हूं सीएम सर, ये जल जंगल जमीन का झारखंड है, ये दिशोम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड है। जमीन का ऐसा खेल यहां पर वांछित नहीं है, यहां पर ऐसे खेल की जरूरत नहीं है। आप एक्शन लीजिए इस मामले में। वो अधिकारी जो सोच रहे हैं कि झारखंड को ऐसे खेल खेल के लूट लेंगे, उनकी गलतफहमी दूर बहुत जरूरी है होनी। एक कड़ा संदेश उनको जाना जरूरी है। 25 एकड़ जमीन, आप सोचिए, जिस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, अधिकारियों के प्रभाव में न सिर्फ रजिस्ट्री होती है बल्कि बाउंड्री खड़ी हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं कोई चूचपड़ नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं। कमाल की बात है आकाश, अधिकारियों का ये मोहपाश कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। जी देखिए, आए दिन मीडिया में ये खबरें सुर्खियां गढ़ती रहती हैं कि अमुक अधिकारी ने फला गांव में फला सड़क के किनारे, रिंग रोड के किनारे, फला रोड के किनारे, फला एनएच के किनारे जो है इतनी जमीन की घेराबंदी करा ली है। दरअसल अधिकारियों का यह प्रभाव है और अधिकारियों का अपना एक कॉकस है। किसी एक अधिकारी के बूते की यह बात नहीं है बल्कि अधिकारियों का बकायदा एक कॉकस है। और हम यदि सच्चाई को स्वीकार कर सके तो सच्चाई ये है कि जो बिल्डर्स हमें नजर आते हैं, जो जमीन पर काम करने वाले लोग हमें नजर आते हैं, दरअसल वो महज मोहरे हैं। उनके पीछे असली जो खेल के खिलाड़ी हैं वो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का कॉकस है जो सारा खेल खेल रहा होता है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोहरे होते हैं, ये सिर्फ धरातल पर काम करते नजर आते हैं, लेकिन चेहरा ये बनते जरूर हैं लेकिन वास्तविक चेहरा कहीं और छुपा होता है जो सामने नहीं आता है। तो ऐसे ही अधिकारियों के लिए, ऐसे ही अधिकारियों के लिए बारे में इस तरह की ऐसे ही अधिकारियों के लिए न्यूज़ 11 भारत है आकाश। मैं दर्शकों को भी बता दूं, आपको भी बता दूं कि ऐसे तमाम अधिकारियों के कच्चे चिट्ठे हम यहीं पर खोलेंगे। मंगलवार तक का समय अधिकारियों के पास है, हम उस समय तक अपनी सबूतों को और पुख्ता भी कर ले रहे हैं। और बुधवार तक अगर जांच नहीं होती है इस मामले की तो बुधवार को हम नाम के साथ यहीं पर कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कौन कौन से अधिकारियों ने वहां पर जमीन ली है। बाकायदा अधिकारी खुद बताएंगे कि वहां पर कौन कौन से अधिकारियों की जमीन है। बाकायदा रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी बताएंगे कि रजिस्ट्री हुई कैसे, रजिस्ट्री करवाने वाला कौन है और रजिस्ट्री करने वाला कौन है। तमाम एक एक बिंदु
एक एक सवाल साफ साफ यहीं बैठ करके हम उठाएंगे बुधवार को, अगर मंगलवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है भू राजस्व सचिव साहब से कि सर बहुत ईमानदार छवि है आपकी, लोग बाहर में कहते हैं कि भाई आप बहुत ईमानदार हैं, तो अपनी ईमानदारी की एक और मिसाल दिखाइए। इस जमीन पर कार्रवाई बनती है क्योंकि 25 एकड़ जमीन आप अंदाजा लगाइए, अगर हम जैसे पूरे लोग वहां पर उतरेंगे, मेरे ऑफिस का पूरा स्टाफ वहां पर उतरेगा, तो हम आराम से लुका छुपी खेल सकते हैं वहां पर, वो इतनी बड़ी जमीन है। तो सोचिए ये जल जंगल जमीन यही तो हमारे झारखंड की पूंजी है, अगर इसे लूटा जाएगा तो भाई आप जैसे लोग अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम जैसे आम लोग आखिर जाएंगे कहां। यही रिक्वेस्ट है आपसे, आकाश अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अधिकारियों का एक पूरा कॉकस है जो वास्तविक खिलाड़ी है, पर्दे के पीछे का खिलाड़ी है, और यही खिलाड़ी जो है सारा खेल खेलते हैं, और जो सामने नजर आते हैं वे महज मोहरे हैं। और कई बार ये बातें साबित भी हो चुकी हैं, कई अधिकारियों की तो संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। हालांकि कार्मिक विभाग के स्तर से यह एक मैंडेटरी जारी किया जा चुका है पहले ही कि सभी अधिकारियों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जो है सरकार सार्वजनिक करना है, सरकार के पास जमा करना है। लेकिन सच कहूं तो सच्चाई यह है कि तमाम अधिकारियों ने, सभी नहीं, इक्का दुक्का जरूर अपवाद होते हैं हर जगह पर, लेकिन अधिकांश अधिकारियों ने, यह बेहतर शब्द होगा का प्रयोग करना, अधिकांश अधिकारियों ने बेनामी या फिर दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम पर या फिर अपने नौकर चाकर इत्यादि के नाम पर, अपने स्टाफ के नाम पर जमीन खरीद रखी है, बेनामी संपत्ति बना रखी है। लेकिन चूंकि ये इतने दूर दराज के रिश्तेदार हैं या नौकर चाकर हैं कि अमूमन यह साबित कर पाना काफ़ी कठिन होगा कि वो जमीन किसकी है या संपत्ति किसकी है। इसलिए बेहतर होगा कि अधिकारियों के कार्यों की जांच कराई जाए। कार्यों की जांच कराने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन कार्यों में गड़बड़ियां बरती गई, अनियमितताएं की गई, और उनसे यह अंदाजा लगा पाना सहज हो पाएगा, आसान हो पाएगा कि इस जानबूझ करके की गई अनियमितता के बाद उक्त अधिकारी ने कितनी मोटी रकम की कमाई की होगी, कितना चढ़ावा उस अधिकारी ने प्राप्त किया होगा। तो हेमंत सोरेन सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कार्रवाई भी मौजूदा सरकार जरूर करेगी। अभिषेक, आकाश, एक एक सवाल का जवाब, चूंकि यहाँ पर सवालों के जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब, चूंकि मुझसे ये सवाल आज मैं जब शाम में चाय पी रहा था तो किसी शख्स ने मुझसे पूछा कि भाई विष्णु अग्रवाल एक व्यवसायी है, तो आप ऐसी खबर क्यों दिखा रहे हैं जिससे लग रहा है ऐसा कि आप विष्णु अग्रवाल की तरफ खड़े हैं। तो हुजूर उन दर्शक को और तमाम जनता को एक हम जवाब देना चाहते हैं कि हम सिर्फ विष्णु अग्रवाल के साथ नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं झारखंड की जनता के साथ। अगर विष्णु अग्रवाल व्यवसायी हैं तो यह उनका गुनाह नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं कि 2 करोड़ रुपए की रिश्वत उनसे मांगी गई, और अगर उन्होंने 2 करोड़ की रिश्वत दी है तो हम उनको भी कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि अगर मांगना गुनाह है तो देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। तो विष्णु अग्रवाल साहब, सवाल तो आपसे भी होगा, लेकिन चूंकि आप झारखंड के वासी हैं और ये आपका गुनाह नहीं है कि आप व्यवसायी हैं, एक व्यवसायी के साथ भयादोहन हो रहा था, उसके साथ हमें लगा कि उसकी आवाज उठानी चाहिए। वहां पर अगर कोई आम जनता होता, अगर कोई रिक्शा चलाने वाला भी होता, जो सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी होता, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी होता, या मैं खुद भी होता, एक आम आदमी कोई भी होता, तो हम उसी संजीदगी के साथ इस आवाज को उठाते, क्योंकि हम न्यूज़ 11 भारत है, जो सच है तो हम दिखाते हैं, और उसी ताकीद के साथ, उसकी पूरी तस्दीक के साथ दिखाते हैं, और बाकायदा खम ठोक कर सच दिखाते हैं, सबूतों के साथ दिखाते हैं। हम आपको बता दें कि कच्चा चिट्ठा तमाम अधिकारियों का हम खोलेंगे, और हम क्या खोलेंगे, बाकायदा अधिकारी का कबूलनामा दिखाएंगे कि कैसे इस खेल के तमाम चट्टे बट्टे एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं, कैसे रजिस्ट्री का, जमीन का खेल चलता है, कैसे अधिकारी जनता को बेवकूफ बनाते हैं, पैसे का लेन देन किस चैनल से होता है, कौन कौन डूबा हुआ है, और इस जमीन की, जिस कुटियातू की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी कौन कौन से अधिकारियों की जमीन है, बाकायदा नाम के साथ, बाकायदा रजिस्ट्री करने वाला, बाकायदा रजिस्ट्री करवाने वाला, बाकायदा पीठ पर हाथ रखने वाला, सबका खुलासा होगा। इंतजार करते रहिए, न्यूज़ 11 भारत इसका खुलासा करेगा। आकाश, सबसे जरूरी चीज है कि जो अंचल अधिकारी होते हैं, अंचल अधिकारी अपने आप को एक तरह से मालिक मान करके चल रहे हैं जमीनों का, जहां मन करे जिस जमीन की रजिस्ट्री रोक सकते हैं, म्यूटेशन रोक देते हैं, जिस जमीन की मन करे उसकी म्यूटेशन ओके कर देते हैं, रजिस्ट्री ओके कर देते हैं, डीड डन कर देते हैं, दाखिला खारिज कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक लगाम की जरूरत, कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन की जरूरत तो जरूर है।
जी देखिए अभिषेक, पहले से ही रेगुलेशन बना हुआ है, रूल्स बने हुए हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है। दरअसल अंचलों में जमीन के कस्टोडियन होते हैं अंचलाधिकारी, उनकी जिम्मेवारी होती है कि जमीन को बचा करके रखें, और यदि किसी की जेन्युइन जमीन है, किसी की का जेन्युइन प्लॉट है, तो उसका प्रॉपर तरीके से दस्तावेज दुरुस्त हो जाए, ये सुनिश्चित करना उनका काम होता है। चाहे मामला म्यूटेशन का हो, चाहे रजिस्ट्री का हो, चाहे उस जमीन पर वास्तविक दखल कब्जे का हो। लेकिन ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अधिकारियों ने खुद को जमीन का मालिक समझ लिया है। खासतौर से अंचल अधिकारियों ने, जो अंचलों में बैठते हैं, खुद को जमीन का मालिक समझ लिया है और जिस जमीन को जैसे चाहते हैं वैसे तोड़ मरोड़ करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नामकुम अंचल ही नहीं बल्कि राज्य भर के अंचलों में जमीन से संबंधित जो मूल दस्तावेज हैं वे पूरी तरह से गायब हैं या फिर फाड़ डाले गए हैं, इसलिए ताकि सच्चाई सामने नहीं आ सके। और दस्तावेजों के अभाव में, चूंकि दस्तावेज मौजूद रहेंगे तो वैसी स्थिति में अधिकारी अपना खेल नहीं खेल पाएंगे, इसलिए दस्तावेजों को गायब कर दिया गया है। साथ ही साथ जो दस्तावेज हैं उनमें बहुत सारे छेड़छाड़ किए गए हैं। आप देखेंगे कि जो रजिस्टर में मेंटेन है वो चीज़ें जो है, अगर आप ऑनलाइन में उसका मिलान करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि ढेर सारी विषमताएं हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? जमीन का यह कौन सा खेल चल रहा है? पिछली रघुवर सरकार ने लैंड बैंक बनाने की बात कही थी, बहुत सारे भूखंडों को उसमें शामिल किया गया था, यहाँ तक कि रैयती जमीनों में भूखंडों को भी सरकारी भूखंड घोषित किया गया था। और यहाँ तो जो सरकारी भूखंड है, जो सरकारी प्लॉट हैं, उनकी धड़ल्ले से खरीद फरोख्त की जा रही है और खरीद फरोख्त करने वाले कुछ चेहरे सामने नजर आते हैं, लेकिन जो मूल खिलाड़ी हैं, जो वास्तविक खिलाड़ी हैं, जो पर्दे के पीछे से खेल रहे होते हैं, उन्हें कोई देख नहीं पाता है। तो न्यूज़ 11 भारत का यह प्रॉमिस है अपने दर्शकों से कि हम पर्दे के पीछे के उन वास्तविक खिलाड़ियों के चेहरे पर से भी नकाब हटाएंगे, उनका चेहरे को भी सामने लाएंगे। अभिषेक, बिल्कुल आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो एक प्रॉमिस मैं भी दर्शकों को कर दूं कि दर्शक अंदाजा लगा ले कि अगर एक अधिकारी बाकी पूरे रांची जिला के अधिकारियों की पोल खोल दे तो कैसा लगेगा। तो कमर कस के बैठिए, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि कौन कौन से अधिकारी इस खेल में लिप्त हैं, किस अधिकारी ने कौन से अधिकारी पर प्रेशर बनाया कि कौन से जमीन को खारिज कर दीजिए, कौन से जमीन को ओके कर दीजिए, कौन से मालिक को परेशान करना है, कौन से मालिक को नहीं परेशान करना है, किससे कितनी वसूली करनी है और किस चैनल से वसूली करनी है, किसका दलाल कौन है, कहां से निर्देश प्राप्त होते हैं। बाकायदा सरकारी अधिकारी इसकी पूरी पोल खोलेगा। तो आकाश, दर्शकों को भी इसके लिए तैयार रहना होगा। दर्शक आप भी तैयार रहे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी जब आप सुनेंगे कि भ्रष्टाचार का ये खेल कैसे होता है। सिर्फ नामकुम अंचल की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं रांची के हर अंचल की। आपको हर अंचल की बात हम बताएंगे, हर अंचल का खुलासा हो जाएगा। उस खुलासे में इतना बड़ा खुलासा हम बहुत जल्द करने वाले हैं दर्शकों के सामने। तो भू राजस्व सचिव जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इस कुटियातू की जो जमीन है 25 एकड़, इसका बेस आपको पता करना होगा। आपको पता करना होगा कि यहां कहां गड़बड़ी हुई है, चूंकि बहुत ज्यादा भरोसा है झारखंड के लोगों को आपके ऊपर। झारखंड के लोगों को लगता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, तो अपने ईमानदार होने का सबूत एक बार फिर पेश कीजिए। आप खुद जाइए कुटियातू, आप खुद जाकर के चेक कीजिए कि आखिर जहां पर सिर्फ बाउंड्रीज बनी हुई है वहां पर आखिर हथियारबंद गार्ड्स के बैठने का क्या मतलब है। आखिर इस कुटियातू के 25 एकड़ की जमीन की सच्चाई क्या है, आखिर किसके किसके नाम से रजिस्ट्री हुई है, किसने ये रजिस्ट्री करवाई है। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हमने थोड़ी सी कोशिश की तो पूरा सच सामने आ गया। अगर प्रशासन अपना पूरा दम लगा दे तो बिल्कुल मजाल नहीं है कि 25 एकड़ तो छोड़िए, 1 डिसमिल जमीन इधर से उधर हो जाए। क्यों आकाश? जी हाँ, बिल्कुल। प्रशासन यदि चाहे और प्रशासन यदि प्रॉपर तरीके से काम करे तो किसी के लिए भी अब मुश्किल होगा कि वह 1 डिसमिल जमीन भी इधर से उधर कर दे। लेकिन चूंकि प्रशासनिक महकमा, खासतौर से भू राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ महकमा या तो काम के बोझ तले दबा हुआ है, या फिर उनके पास मैन पावर की कमी है, या फिर इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं से प्रेशर है। ये सारी चीजें हैं। इनमें से जो भी सच्चाई हो, मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, लेकिन यदि ठान लिया जाए तो इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोका जा सकता है, इस प्रकार के लोगों पर लगाम लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले, ऐसा कुकृत्य करने वालों को होठवार
का रास्ता दिखाया जा सकता है। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कानून में इसके लिए तमाम प्रकार के प्रावधान हैं। उन्हीं प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए और संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यदि अधिकारी काम करना शुरू कर दे, और यदि कोई एक दो अधिकारी भी ठान ले कि नहीं उसे इस भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है, तो भले ही भ्रष्टाचार पूरी तरह से जड़ से मिटे या ना मिटे, लेकिन इस पर एक हद तक काबू पाया जा सकेगा। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन बांधे, कौन अधिकारी सामने आएगा, कौन अधिकारी आगे आएगा जो अधिकारियों के पूरे कॉकस से टकराने की हिम्मत रखता हो। ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। अभिषेक, तो चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि दर्शक तैयार रहिए, आप बहुत जल्द खुलासा करने वाले हम, और हम नहीं खुलासा करेंगे, बाकायदा अधिकारी अपने साथी अधिकारियों के राज फाश करेंगे, बताएंगे कि भाई कहां पर कैसे इस जमीन के लिए खेल हुआ, और सिर्फ इस जमीन की नहीं बल्कि पूरे रांची जिला में कहां कहां कौन कौन से ब्लॉक में कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त हैं, बाकायदा भू राजस्व के कौन से अधिकारी क्या कहते हैं, किस चीज के लिए प्रेशर बनाते हैं, सारे खुलासे बहुत जल्द दर्शकों के सामने बाकायदा अधिकारी करेंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, कैमरा बोलेगा सब कुछ, तो सिर्फ इंतजार करिए। और विष्णु जी, संदेश आपके लिए भी यह है कि सीधी सी बात है, घूस देना अगर गुनाह है, घूस लेना गुनाह है, तो घूस देना भी गुनाह है। आप भी इक्वली गुनहगार हैं। सवाल तो आपसे भी है कि आखिर आपने घूस क्यों दिया, आपने शिकायत क्यों नहीं की, शिकायत करने की जगह आप सीधे घूस देने क्यों पहुंच गए। तो बहुत सारे सवाल हैं, हम तो सवाल सब पर उठाएंगे, चूंकि हम मीडिया हैं, हमारा काम ही सवाल उठाना है, हमारा धर्म है ये, और हम अपने धर्म को निभा रहे हैं। लॉकअप में अपराधी तो आपने देखे होंगे, पर क्या कभी लॉकअप में जमीन देखी है, लॉकअप में लैंड देखा है? दबंगों और भूमाफियाओं की तरफ से तो अक्सर ग्रामीणों की जमीनों पर कब्जा करने की खबरें आती रहती हैं, आप देखते भी रहते हैं। लेकिन गोमिया में तो पुलिस ने ही रैयती जमीन पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीण अपनी रैयती जमीन को वापस पाने के लिए गुहार लगाएं तो किससे, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा। ग्रामीण तो पहली बार देख रहे हैं कि लॉकअप में उनका लैंड है। देखिए रिपोर्ट। ये लोग इस जमीन पर घूम रहे हैं। असल में वो सिर्फ घूम नहीं रहे, बल्कि अपना अस्तित्व तलाश रहे हैं। इन कटीले तारों से घेरी गई जमीन रैयती है, और ये वही रैयत है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि मामला क्या है। ये जमीन चतरोचट्टी जंगल के बीच बसे झुमरा गांव में है। झुमरा पहाड़ और लुगु पहाड़ यहां से बहुत करीब है। ये जगह अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करती थी। आज भी इस गांव को अति संवेदनशील माना जाता है। नक्सल गतिविधि को कंट्रोल करने के लिए यहां अस्थायी थाना बनाया गया था। यहां धीरे धीरे सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ी, पर सुरक्षा बलों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस जमीन और आसपास के रहती जमीन को कटीले तार से घेर दिया। अब अस्थायी थाना बन तो रहा है, पर रैयती जमीन पर अब भी कटीले तार लगे हैं। रैयत फरियाद कर करके थक गए, पर कोई नतीजा नहीं। आज भी अपनी रैयती जमीन से वंचित है रैयत। डीसी तक से फरियाद की गई, पर हुआ कुछ नहीं। हम लोगों का ज़मीन जो है सो जबरन भानु प्रताप प्रभारी थे उस समय में, ये पूरा घेराबंदी कर दिया गया है। हम लोग विरोध किए तो बोल दिए कि सीओ साहब के पास जाइए और अमीन मंगवाइए। हम लोग सीओ साहब नायक साहब थे उस टाइम, तो गए और अमीन को भेजा गया, और अमीन जो है सो पूरा नापी करके दे दिया है। और हम जो कि पेपर हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद भी अभी तक के नहीं खोला गया है कि जो हमारी खतियानी ज़मीन इसमें गई है, कंपाउंड घेरा गया, वो कंपाउंड खुल जाए और हमारी ज़मीन हमें लौटा दी। 50 साल से इसमें जोत बात कर रहे हैं। गोंदली वो जाते थे, बुरी दूध अब जब जाते थे। जब से ये हम लोग का बाउंड्री हो गया है, तब से हम लोग का आपत्ति हो गया। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग का पूरा डूबा में चला गया है जमीन सर। और जो भी जमीन हम लोग का बचा है खतियानी चीज़, वो यहाँ थाना में घराव कर लिया है। हम लोगों के ख्याल से उस आवेश में, गलतफहमी में
उतना ज़मीन को कब्जा कर दिया गया कि उग्रवाद क्षेत्र है। यहाँ मेरा सेफ्टी के चलते अपने कटीले तार से या क्या कहते हैं इसको ट्रेंच मार के घेरा करके ये किया गया। 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन के लिए अब रैयत फरियाद कहाँ करें? उन्हें समझ नहीं आ रहा, क्या इन रैयतों को इनकी जमीन वापस मिलेगी या नहीं? अब सोचना प्रशासन को है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोमिया से राजकुमार वर्मा की रिपोर्ट। चारा घोटाला में सजा याफ्ता रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं लालू प्रसाद यादव। चिकित्सकों के अनुसार लालू की बीमारी बढ़ रही है। वहीं स्वास्थ्य की चिंता को लेकर लालू की एक झलक पाने को बेताब समर्थक हर शनिवार को रिम्स पहुंचते हैं। इनके अनुसार उनकी दवा कुछ और भी है। क्या है लालू की दवा, क्या हो सकती है उनके स्वास्थ्य सुधारने का तरीका, ये देखिए इस रिपोर्ट में। कोई नहीं मिल पाया, कोई देख नहीं पाया, वो एक झलक देखने के लिए परेशान है। जो भी मिलने आ रहा है वो अपराधी तो है नहीं, है तो उनका शुभचिंतक ही ना, देखना चाहता है। ये बातें लालू यादव के लिए है। उनके समर्थक उनके एक दरस को तरस रहे हैं। तेरी एक झलक मिल जाए तो दिन बन जाए, दिन बन जाए। लालू बीमार है, 12 बाई 12 के कमरे में है। लालू कैद में है। लोगों से मिलना भी अब बहुत कम है। शायद इसलिए बीमारी बढ़ रही है। तो बस लालू समर्थकों के कुछ सुझाव है। जाते हैं सब लोग, कई बार आए हैं और बिना मिले चले गए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, एकदम मिलने देना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 2 दिन उनको बैठा देना चाहिए। तब फील्ड में जितने लोग आए मिलने, वो लोग मिल के जाए, देख के जाए। ठीक है, लोग बात बड़े छोटे हर कोई भाई, हर कोई अपने नेता को देखना चाहता है ना, तो हर कोई से वो मिल लेते हैं। ठीक है ना, लोग बात नहीं करते, ज्यादा टाइम नहीं लेते। ठीक है, दूर ही रहते हैं लेकिन देख तो लेते हैं, उतना से भी लोग को संतुष्टि है। और आगे का मार्गदर्शन लेने आए थे। मार्गदर्शन कुछ ऐसा नहीं है। मार्गदर्शन जो है वो तो पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको हम लोग को अभी चलाना है, और कोई विशेष रूप से कोई नया मार्गदर्शन नहीं। लालू यादव से रिम्स में मिलने कई लोग पहुंचे। कुछ लोगों की मुलाकात हुई, कुछ की नहीं हुई। जो मिले वो खुश दिखे, जो नहीं मिले थोड़े नाराज भी दिखे, थोड़े हताश भी दिखे। शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि जेल मैनुअल के तहत शनिवार का दिन मुकर्रर किया गया है लालू प्रसाद यादव से मुलाकाती के लिए। मिलने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय भी रहे। मुलाकात के बाद सुबोध कांत सहाय बोले कि स्वास्थ्य मंत्री से लालू के स्वास्थ्य की जानकारी भी मांगेंगे। क्या सोचते हैं सरकार झारखंड का? हम डॉक्टर से मिले, अपनी बात करें। जितनी बातें जानकारी मिली है बात करते रहते हैं हम लोग, फोन से डॉक्टर से हालचाल पूछते हैं। लेकिन मैं मन्ना गुप्ता से पूछूंगा कि एक टोटल रिपोर्ट क्या है लालू यादव का, इसका हम लोगों को बताएं। लालू की सियासत हमेशा लोगों के बीच रही है। उनकी यूएसपी भी यही रही है कि वो आम लोगों से सीधा कनेक्ट होते हैं, और शायद लोगों से दूर रहना ही लालू को सबसे ज्यादा खल रहा होगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो खबरें अभी और भी हैं, कई इंटरेस्टिंग खबरें हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे कई और खबरें जो आपको देखना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। धनबाद का असरफी अस्पताल इन दोनों सवालों के घेरे में है। लगातार 2 दिन से जो यहां हो रहा है वो कई सवालों को जन्म दे रहा है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए पहले दिखाते हैं कि यहां का सच। एक रिपोर्ट। कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचा लो। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरवा। चलिए, आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको, डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मर चुका है। He's already dead, डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो।
हालत बहुत खराब है। ये दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी कहाँ? राइट में। नर्स, गेट मी ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7,300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बनाना। बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है। मुझे नहीं पता था कि मेरी भाई की हालत इतनी बुरी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे आ। ये ले, ठीक से लिखना। कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किक करता है। धनबाद का असरफी अस्पताल पिछले 2 दिनों से काफी चर्चा में। दरअसल अस्पताल में अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म गब्बर इज बैक की फिल्मी कहानी सत्य साबित होती दिख रही है, जिससे यह अस्पताल अचानक काफी चर्चा में आ गया है। जिला प्रशासन ने भी इस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए एक जांच कमेटी गठित करने की बात कही है। दरअसल पिछले 2 दिनों के भीतर इस अस्पताल में 2 मौतें हुई और हर मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने मोटी रकम वसूलने के लिए उनके मृत रिश्तेदार का इलाज करने का बहाना किया। आपका दीदी का ब्रेन हेमरेज हो गया। हमने डॉक्टर साहब राजेश कुमार से पूछा कि सर हमें करना क्या होगा, तो राजेश कुमार बोले कि आपका दीदी का आपको जो भी है आपको इलाज कराना होगा, केस क्रिटिकल है। तो हमने सर इसमें क्या उम्मीद है? बोला 90% रिकवरी हो जाता है। हमने बोले सर ठीक है। काउंटर पे घुसते के साथ भैया पहले 30,000 जमा करा लिए। हाँ 30,000 रुपए जमा करा दिए सर। 30,000 रुपए सर हम लोग जमा करा दिए उनको। 30,000 वो ले लिए तुरंत हमसे। फिर उसके बाद हम कल भी पूछे सर मेरा दीदी का क्या मूवमेंट है? बोले आप प्लाज्मा लाइए, पीएमसी से प्लाज्मा लाए, ए पॉजिटिव ग्रुप ब्लड लाए। अभी मेरे पास ब्लड का सबका कागज भी है। कल भी बोले कि आपका दीदी बढ़िया है और अच्छा है। चलो ठीक है सर। हम दूसरा दिन आज बोले कि सर मेरा दीदी को क्या करना होगा, तो बोले आप ले जा सकते हैं। जैसे लाए सर ये अपना नर्स इनका क्या की वहाँ पर पहले ही पंपिंग क्या की और ऑक्सीजन देके हम वही बोले कि मेरा दीदी के साथ शरीर वही ठंडा हो गया। ये बोले नहीं गर्म है, एक इंजेक्शन देता है ये लोग, गर्म हो जाता है बॉडी उससे। अभी भी देखिए जो 2 दिन से हम लोग को ये दिखा रहा था वेंटिलेटर पे, ये दिखा रहा, अभी भी सांस चल रहा है वेंटिलेटर पे, अभी भी दिखा रहा है कि मेरा दीदी का सांस चल रहा है। पहला मामला 11 दिसंबर यानी शुक्रवार को देखने को मिला, जिसमें परिजनों ने घटना के संबंध में बताया कि 9 दिसंबर को धनबाद के कांडरा निवासी बिंदु देवी जो पहले से बीमार चल रही थी वो सुबह उठी ही नहीं, तो परिजनों ने उसे तत्काल असरफी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को ब्रेन हैमरेज हो गया। प्लीज कम जी। देखो भाई इनका केस बिगड़ता जा रहा है, हेमरेज है। आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके नर्स डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है चलो। इसके बाद डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि ऐसे मामले में ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, पर सही इलाज करना होगा, जिसके बाद परिजन उसके इलाज के लिए तैयार हुए। मरीज को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां उसकी सांसें चलती हुई दिखाई गई। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के इलाज के नाम पर परिजनों से मोटी रकम वसूली। 1,35,000 सर। और कितना डिमांड किए थे? डिमांड नहीं सर, हम लोग तो लेकर निकल रहे थे सर रांची के लिए। हम गाड़ी में बैठे थे, हम बोले मेरी दीदी का पल्स नहीं चल रहा, किलो बकी हो गया, किलो पकड़ लिया। सर चिल्लाते रहेगा, गुहार लगाते रहे, आइए कोई नहीं आया। 11 बजे से कंटिन्यूअस देखिए रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कहाँ गया कागज? 11 बजे रिलीज कर दिए हैं, 11 बजे चलाते 12 दिन पर में ईसीजी के बोला आपका दीदी नहीं रही। इसके बाद अचानक शुक्रवार यानी कि आज अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि आपका मरीज ठीक है, आप मरीज को घर ले जा सकते हैं। मरीज को एक इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसका शरीर गर्म महसूस होने लगा, लेकिन जैसे ही उसे वेंटिलेटर से हटाकर उन्होंने गाड़ी पर रखा, मरीज ने सांस लेनी ही बंद कर दी। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर जब बकरा खुद हलाल होने आया तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए ड्रामा शुरू कर दो। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत मरीज को मृत घोषित कर उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर शव को ले जाने को कहा। इसके बाद जब परिजनों ने एम्बुलेंस में रखकर मरीज को वेंटिलेटर लगाया तो मरीज फिर से सांस लेता हुआ दिखने लगा और फिर परिजनों ने हंगामा कर दिया। देखिए अभी पल्स चल रहा है, हल्ला करते रहेगा सर। फिर इसके बाद क्या करना होगा, तो बोला आपको जो करना करिए। मतलब मान लीजिए जो ताकतपुर हॉस्पिटल रहेगा उसको कुछ गरीब के लिए सेट नहीं गुहार होगा। मामले की सूचना पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने किसी तरीके से परिजनों को शांत करवाया और अब मामले की जांच में भी जुट गई है। डेथ के कारण उसके परिवार के लोग आक्रोशित और अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध इनके द्वारा लिख करके आवेदन दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के जो विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इसके दूसरे ही दिन यानी आज ठीक ऐसा ही एक और मामला सामने आया। दरअसल एक परिवार अस्पताल प्रबंधन पर पैसों के लिए उसके मर चुके परिजन का झूठा इलाज करने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगा।
तो आज 3 तारीख को हमने जब यहाँ किया तो हम लोग को बताया जा रहा था कि रिकवरी हो रहा है, तो हमने देखा, हमने बात भी किया था, तो देखे कि रिकवरी हो रहा है। उसके बाद 2 दिन के बाद से हम लोग को फिर मिलने नहीं देने में कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। पहले डेथ हो चुका था। हाँ। उसके बाद बोल रहा था हम ठीक लोग को दवा दीजिए, ये दीजिए, तो ये नहीं चल रहा, तो इनके फेल हो रहा, तो ये हो रहा, बोले इन लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या इलाज कर। वहीं धनबाद के असरफी अस्पताल से लगातार इस तरह के मामले सामने आते देख उपायुक्त ने भी मामले में संज्ञान लिया है और जांच की बात कही। नियम से बाहर कोई नहीं है, तो अगर ऐसी शिकायतें आती हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। और आपको शायद पता होगा कि इसमें चक्रवर्ती नर्सिंग होम का भी एक इशू आया था, जिसमें कि एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने जांच किया और उसके आलोक में हमने सिविल सर्जन से सोहौज पूछा हुआ है। तो आम हो, खास हो, निजी हो, सरकारी हो, मतलब नहीं है। अगर आपने नियम विरुद्ध काम किया है तो कड़ी कार्रवाई होगी। असरफी का ये मैटर मेरे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से आया है। मैंने सिविल सर्जन को बोला है कि एक रिपोर्ट हमारे पास प्रस्तुत करें कि किस परिस्थिति में हुआ है, फिर उसके बाद यथोचित कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल कोई खुशी से नहीं जाता, अस्पताल मजबूरी है। अस्पताल सिर्फ व्यवसाय नहीं है, अस्पताल एक सेवा है। लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो इस सेवा भावना पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, हाथ जोड़ के निवेदन है उनसे ये दर्जा न छीनिए। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। और अरुण बर्नवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं धनबाद का। अरुण, जितने देर ये पूरी रिपोर्ट दर्शक देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, और पूरे वक्त बस यही सोच रहा था कि क्या अस्पताल टकसाल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है, खुदा न खास्ते किसी के घर में, कोई खुशी खुशी अस्पताल नहीं जाता, लड्डू खाने नहीं जाता, वो परेशान होता है, वो बस इस उम्मीद में जाता है कि उसके परिजन ठीक हो जाए, और वहां पर फिर नतीजा ये निकलता है। आखिर इसका समाधान क्या? अरुण से हम जुड़ेंगे, लेकिन आपको हम बताएं कि ये मामला धनबाद का है, जहां पर अस्पताल ने लगातार 2 दिन में 2 विवादों का सामना किया। तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा ये सवाल है कि आखिर क्या किया जाए। अगर कोई परिजन हमारे बीमार होते हैं तो हम तो अस्पताल लेके जाएंगे, चाहे सरकारी में लेके जाएं, चाहे निजी में लेके जाएं। और जब हम अस्पताल लेके जाएंगे वहां पर हमें इस तरीके से गन्ने की तरह, गन्ने की मशीन में, जूस की मशीन में डाल दिया जाएगा कि भाई पैसे निकालने हैं आपसे। मतलब जिंदा को मृत, मृत को जिंदा। आखिर कैसे इसका समाधान हो? आखिर एक आम आदमी के लिए कोई है या नहीं है? अजीब सी बात है ये। हम प्राइवेट अस्पताल में इसलिए जाते हैं क्योंकि हम संपन्न होते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा पैसे लगेंगे, उससे ज्यादा क्या होगा, पर हमारे परिजन ठीक हो जाएंगे। प्राइवेट अस्पताल में इस उम्मीद से जाते हैं कि सरकारी अस्पताल में जो लापरवाही होती है कम से कम वो वहां तो नहीं होगी। पर यहां पर तो ऐसे बनिए की दुकान बना दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे बस पैसे का ही खेल है। नाम बड़े और दर्शन छोटे जो कहा जाता है, बस वही नजर आता है यहां पर। तो जाहिर सी बात है और सहयोगी अरुण बर्नवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण,
बड़ी अजीब सी बात है, अस्पताल को टकसाल कह दे रहे हैं और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में। हम इस उम्मीद में जाते हैं कि भाई हम प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, चंद पैसे लग जाएंगे लेकिन हमारे परिजन ठीक हो जाएंगे। पर यहां पर तो ऐसा लगता है कि गन्ने की मशीन में जैसे जूस निकाला जाता है परिजनों को, बस उस तरीके से जितने ज्यादा हो सके बस पैसे दो और पैसे दो, जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा। अरुण देखिए, निश्चित रूप से अभिषेक, इन दिनों जो धनबाद का जो असरफी अस्पताल है, लगातार 2 दिनों बैक टू बैक एक महिला की मौत हो जाती है। कल भी मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और आज भी जिस महिला की मौत हुई उसके परिजन ने भी काफी गंभीर आरोप लगाए। उनका सीधा स्पष्ट रूप से मानना था कि पिछले 2 दिनों से उसके परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था और उसको वेंटिलेटर पे लगा के रखा किया था। तो एक पिक्चर आई थी अभिषेक, याद होगा, गब्बर इज बैक, जिसमें फिल्म के आर्टिस्ट हीरो ने एक मुर्दे को लेके हॉस्पिटल में उसको गया था और उसके डॉक्टरों ने पूरे प्लान के तहत उसको बताया था ठीक है ये ठीक हो जाएगा और उसको हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखकर पैसे उगाही का काम किया था। कुछ ऐसा ही आरोप इन दिनों कहे तो ये असरफी अस्पताल पे लग रहा है। तो हालांकि मैनेजमेंट बहुत ही कहे तो इसमें दूसरे तरीके का रवैया अपनाया हुआ है। हम लोगों ने कई बार उनसे जाकर बात लेने की उनकी कोशिश की लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिए। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर इस मामले में दोषी है अस्पताल प्रबंधन तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और आज उपायुक्त ने इस बात को सीधे स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि आप इसको 2 दिनों में जो लगातार 2 महिलाओं की जो मौत हुई है उसकी आप जांच करें और इसमें अगर दोषी है अस्पताल प्रबंधन तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने एक निजी अस्पताल का उदाहरण भी दिया है जहाँ इसी तरह एक ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई है तो उसके खिलाफ कड़े कार्रवाई की भी उन्होंने बात कही है। और उसी तरह इस असरफी अस्पताल के खिलाफ भी जांच का उन्होंने अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग के पास किया है। जी बिल्कुल, चलिए हम तो उम्मीद यही करते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो कहा गया वो हुए भी, इसलिए क्योंकि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई जाती है तो आज ये परिवार था, कल कोई दूसरा होगा, परसों मैं होऊंगा और परसों आप होंगे और हो सकता है अगले दिन किसी और अधिकारी का भी परिवार हो सकता है। तो आम लोगों की जो सहन शक्ति है उसका परीक्षा लेने की जरूरत नहीं करें इस तरीके के अस्पताल, वरना आम लोगों का जो गुस्सा होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो इसलिए पहले ही प्रशासन को कुछ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। बस हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन इसे लेकर के कोई सख्त नियम बनाए ताकि इस तरीके से लोगों को लूटा ना जा सके, उन्हें बेवकूफ ना बनाया जा सके। कि यहां पर आपको भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आप अगर अस्पताल जाते हैं तो आपके पास अधिकार है, आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो इसके सवाल पूछना बहुत लाजमी है कि भाई आप पैसे ले रहे हैं किस बात के लेते हैं। हालांकि उस समय मनस्थिति ऐसी होती नहीं है। सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह को सरकारी आवास खाली करने के लिए रांची जिला प्रशासन की ओर से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर इस अवधि में विधायक ने आवास खाली नहीं किया तो जबरन उनका सामान घर से बाहर निकाला जाएगा, जिसके बाद रणधीर सिंह अब नए घर को लेकर के भी विवाद खड़े कर रहे हैं। नए घर की हालत क्या है इसको लेकर के भी विवाद खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आवास खाली कराने पहुंचे प्रशासनिक अमले की सख्ती के सामने पूर्व मंत्री रणधीर सिंह को झुकना पड़ा। प्रशासन द्वारा बुलाए गए बल और मजिस्ट्रेट की तैयारी को देखते हुए तत्काल फोन पर अपने निजी सहायक को सामानों की पैकिंग शुरू कराने का निर्देश दिया, जिसके बाद सामानों की पैकिंग शुरू हुई। हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं 2-4 दिन समय चाहिए, सामान हम समटवा रहे हैं, जाने के लिए तैयार हैं। और जो मकान मिला है जोबा मांझी वाला 8 तारीख वो खाली किए हैं, रंग रोशन हो रहा है, माना 1-2 दिन समय लगेगा जाने का। हाँ, ढुलाई शुरू हो जाएगा। हाँ, खाली कर रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले सुबह 11 बजे के करीब प्रशासन का पूरा अमला रणधीर सिंह के सरकारी आवास को खाली कराने पहुंचा था। प्रशासन के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थी। प्रशासन ने सबसे पहले रणधीर सिंह को तलाशा, नहीं मिलने पर उन्हें फोन किया और प्रशासन ने अपने कार्रवाई की जानकारी दी। जैसे ही रणधीर सिंह ने प्रशासन को ये जानकारी दी कि वो सामानों की ढुलाई शुरू करवा रहे हैं, प्रशासन ने उन्हें 48 घंटे का समय दिया। मंत्री विधायक जी से बात हुई है कि हम सामान पैकिंग शुरू कर दिए हैं, 1-2 दिन में हम खाली करते हैं। फिर आपका रोल क्या हुआ? हाँ, अब आगे आप क्या करेंगे?
अब फिर बात करेंगे प्रशासन हाई लेवल से, जैसा वो लोग मान गए ना कि आप हाँ, अब सामान बाहर फेंकना तो संभव किसी का है नहीं, संभव तो जब खाली करने के लिए वो एकदम एग्री किए कि हम साल खाली कर रहे हैं। हाँ, यानी कि आप राहत देंगे, थोड़ा के सामान ले जाइए। अब विशेष तो बात आगे है, ऊपर बात करेंगे मैडम, है ना, बात करेंगे ऊपर में जो बोले हैं वो मैं बता रहा हूँ। सामान पैकिंग कर रहे हैं, वो आज तो शाम तक अगर खाली कर देंगे। तो किनकी आवाज पे आप लोगों की नियुक्ति हुई थी? रणधीर सिंह जी की आवाज में, विधायक रणधीर सिंह जी। कितना वक्त बताया है कि कब तक समय लगेगा? वो आज शाम तक तो बोले हैं। खाली करा, तो आप लोग एग्री हुए कि हाँ ठीक है समय मैं दे रहा हूँ? हाँ, समय दे। हालांकि बीजेपी के दूसरे विधायक नवीन जायसवाल को सरकारी आवास खाली करने पर कोर्ट ने 14 दिसंबर तक का स्टे लगा दिया है, लेकिन रणधीर सिंह को आज अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ गया। कल तक सरकारी आवास खाली न करने पर अड़े सूबे के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह प्रशासन के सख्त रवैये के सामने झुक गए और प्रशासन के सामने ही अपने सामानों की पैकिंग शुरू कर दी। काफी चिरौरी के बाद प्रशासन ने उन्हें सरकारी आवास से सामान हटाने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है, यानी रणधीर सिंह को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा और इस तरह पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया लगता है। कैमरामैन अरविंद के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो घर की ये जंग तो चल ही रही है और इस घर की जंग को लेकर के जुबानी जंग भी उसी तरीके से चल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झारखंड को नए साल की अग्रिम बधाई तो दी है, लेकिन साथ ही साथ रणधीर सिंह के नए घर का जायजा लेने पहुंचे दीपक प्रकाश ने कहा है कि नए साल में सत्ता में कौन होगा ये कोई नहीं जानता। वहीं बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि झारखंड सरकार अंतर विरोध से गिर जाएगी, तो यानी दोनों के सुर मिल रहे हैं। अब इसके मायने क्या है ये आप खुद समझिए। इस साल अच्छी नहीं है, अगले साल उनकी नीयत अच्छी हो, नेताओं की नीयत अच्छा हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की सरकार है, कल कौन सरकार में रहेगा नहीं रहेगा ये तो भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये सच है कि आने वाला समय उनके लिए अच्छा दिन नहीं आने। सरकार को गिराने की तो ये तो खुद गिरी हुई सरकार है, इसको क्या गिराना है? अब देखिए रोज ये लोग लड़ रहे हैं, इतना घर में लड़ाई नहीं हो रहा है जितना आपस में इन लोगों में लड़ाई हो रहा है। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के विधायक से लड़ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे क्या परिस्थिति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कोहराम मचा हुआ है, देवर भाभी में लड़ाई चल रहा है। तो ये सर्वविदित है, ये खुद गिर जाएंगे, इनको गिराने की जरूरत नहीं। किसी भी माता पिता को यही उम्मीद होती है कि उम्र के अंतिम पड़ाव में औलाद ही सहारा होगा, लेकिन इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी कि अपना ही बच्चा सड़क पर बेसहारा मरने के लिए छोड़ दे। गुमला में एक बुजुर्ग दंपति अपनों का दिया कुछ ऐसा ही दर्द झेल रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। मां ने 9 महीने गर्भ में पाला, बाप ने अपने हिस्से का निवाला खिलाकर बड़ा किया, लेकिन आज वही माँ बाप बेटे बहू की आंख की किरकिरी बन गए हैं। बुजुर्ग दंपत्ति को जब सेवा सत्कार की जरूरत थी तब दोनों के साथ मारपीट की जाने लगी। रोज रोज की मारपीट से बचने के लिए बुजुर्ग दंपत्ति ने खंडहरनुमा सरकारी आवास में आसरा ले लिया। भूखली देवी की आंखों की रोशनी चली गई है, घर का काम काज नहीं होता तो बहू ताने देती, पिटाई करती। बेटा भी नशे में माँ बाप पर हाथ उठाता था। रोज रोज की एक ही कहानी से परेशान दोनों को अपना आशियाना छोड़ दूसरी जगह ठिकाना लेना पड़ा। तू वहाँ नहीं रह दे बहू तो क्या कर दे, नहीं रह दे हमरे बनाए कहे ना के मन बेटा पुतो तो बेटा पुतो मन निकाल दे कि अपने से छोड़ दे घर निकल दे, मारा मरे होता है तो। गनीमत है कि सरकारी योजनाओं से बुजुर्ग दंपत्ति को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मामले की जानकारी मिलने पर समाज सेवी मदद के लिए आगे आए। घटना के पीछे की वजह नशे को बताते हुए शराबबंदी की मांग की गई। से निकलूं मैं तो यहाँ खाना उना के बनाएला? मुँह बनान बाबू। अच्छा, अति पेंशन मिलेला? हाँ मिले। और राशन कार्ड है? हाँ। गुमला के टोटो पंचायत के मुरुम सोकरा गांव के इस लाचार दंपत्ति की जानकारी होने पर उप विकास आयुक्त ने भी चिंता व्यक्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई का भरोसा दिया है। बुजुर्ग दंपति खंडहरनुमा भवन में आश्रय स्थल बना के रखे हैं। हम सभी युवाओं के लिए बहुत शर्मनाक घटना है
कि आज हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग माता पिता जो कि हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, हम सभी युवाओं के लिए, हम सभी बच्चों के लिए सोचने की भी जरूरत है कि आज हम इतना असंवेदनशील हो गए हैं कि अपने बुजुर्ग माता पिता का हम लोग देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है किसी माध्यम से, तो सचमुच ही ये एकदम द्रवित करने वाली घटना है। तो इस संबंध में जो कानूनी प्रावधान है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए जो अभिहित पदाधिकारी हैं वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तो गुमला को मैं अभी फोन भी कर रहा हूँ कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। ऐसे मामले हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। नशा नाश का कारण होता है। बुजुर्ग ने ऐसी ही हालत में यह निष्कर्ष निकाला होगा। गुमला से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंशु निधि की रिपोर्ट। कोरोना काल में बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर सब कुछ सामान्य होने लगा है। ऐसे में जरमुंडी प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव डूमरथर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में महीनों के बच्चों के दीवारों में ब्लैक बोर्ड बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें शिक्षक और ग्रामीण भी उनकी मदद कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है तो वो है बच्चों की शिक्षा। बावजूद इसके जरमुंडी प्रखंड के सुदूर ग्रामीण इलाके में स्थित आदिवासी बहुल गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डूमरथर में कोरोना काल में भी बच्चे घरों की दीवारों में ब्लैक बोर्ड बनाकर महीनों से पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चे हुनर भी सीख रहे हैं। चौक बनाने के लिए बच्चों को सिखाया है, साथ ही यहाँ सीटिंग के लिए चटाई का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ जो ताड़ उपलब्ध है, ताड़ का पत्ता जो उपलब्ध है, उससे बच्चे चटाई बना रहे हैं। साथ ही साफ सफाई के लिए झाड़ू का जरूरत पड़ता है, बच्चे झाड़ू बना रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि ब्लैक बोर्ड का भी जो निर्माण किया गया है, स्थानीय स्तर पर जो संसाधन उपलब्ध है, जो रंग उपलब्ध है, यह आदिवासी गांव है, आदिवासी लोग अपने घरों को बनाने में जिस रंग का उपयोग करते हैं। गांव की गलियों में घरों की दीवारों पर 100 से अधिक ब्लैक बोर्ड बनाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड में प्रत्येक दिन दर्जनों डब्बे चौक पेंसिल की आवश्यकता होती है। चौक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्यालय प्रबंधन ने प्लास्टर ऑफ पेरिस और चौक बनाने के लिए सांचा उपलब्ध कराकर गांव में ही चौक निर्माण कार्य शुरू करवाया है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए उसे चित्रकला, साथ ही रंगोली, मेहंदी, कई तरह का ज्ञान हम बच्चों को दे रहे हैं ताकि जीवन में इसका वह उपयोग कर सके और एक अच्छा इंसान बन सके। प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन कुमार ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कृषि, बागवानी, हैंडीक्राफ्ट, ड्राइंग और पेंटिंग आदि का भी ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में काफी हुनर छुपा होता है, इसे बस निखारने की जरूरत होती है, जिसे विद्यालय के प्रधानाध्यापक बखूबी कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए बासुकीनाथ से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार।